हेलो एवरीवन। तो आज हम डेरिडा का एक ऐसे है स्ट्रक्चर साइन एंड प्ले उसको डिस्कस करेंगे। तो ये ऐसे एक लेक्चर था पहले, उसको बाद में ऐसे में कन्वर्ट कर दिया गया। ये लेक्चर 1966 में जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में दिया गया था और इसको पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की शुरुआत माना जाता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि डेरिडा जो है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और उनके इस ऐसे को पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की शुरुआत माना जाता है। अब हम आकर डिस्कस करें कि इसका मेन आइडिया है क्या। तो इसमें डेरिडा ने कहा क्या है। तो पहले के जो लोग थे, जो पहले के लोग कहने का मतलब मेरा कि जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट के पहले लोग थे, स्ट्रक्चरलिस्ट थे, वो मानते थे कि हर चीज का एक सेंटर होता है, हर चीज का एक सेंटर होता है और उस सेंटर को ही एक चीज मानकर, एक बेस मानकर वो अपनी सारी बातें, अपनी थियरीज दिया करते थे। तो उस सेंटर को वो क्या कहते थे, अगर एग्जांपल ले, गॉड बोल देते, ट्रुथ बोल देते हैं या रीजन बोल देते हैं। तो ये जो गॉड हो गया, ट्रुथ हो गया, रीजन हो गया, ये सबको स्टेबिलिटी देता था, उनकी थियरीज को स्टेबिलिटी देता था, उनकी बातों को स्टेबिलिटी देता था। तो डेरिडा ने कहा कि ये सेंटर है आपका, ये एक मिथ है, ये सेंटर आपका सेंटर है ही नहीं है। डेरिडा ने इसको डिनाई किया। उन्होंने कहा कि जो इस बात को स्ट्रक्चरलिस्ट चिल्ला रहे हैं कि ये सेंटर है, ये सेंटर है, उन्होंने कहा ये सेंटर कोई नहीं है आपका, ये एक मिथ है। ठीक है। उन्होंने प्ले का कॉन्सेप्ट दिया। प्ले का क्या मतलब होता है, जब कोई फिक्स सेंटर नहीं होता, कोई भी सेंटर फिक्स नहीं होता, कोई भी बात फिक्स नहीं होती, ठीक है, कोई ट्रुथ नहीं है, एक जैसा ट्रुथ नहीं है, वो फिक्स नहीं है। जब कोई फिक्स सेंटर नहीं होता है तो मीनिंग वाइब्रेट करने लगती है। मीनिंग वाइब्रेट करती है यानी चेंज होती रहती है। ठीक है। आपने डिफरेंस का कॉन्सेप्ट समझा होगा। आपको मैंने एक बार पहले वीडियो में भी बताया था कि डिफरेंस क्या होता है। अगर हमने कोई एक वर्ड का मीनिंग ढूंढना है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें उस मीनिंग को ढूंढने के लिए डिक्शनरी में जाना पड़ता है और उसके उसके वर्ड्स को, जो जैसे कि हमें कोई एनिमल ढूंढना है, कैट ढूंढना है, तो कैट एक एनिमल है, बताया गया। अब उस एनिमल में भी कौन सा एनिमल है, उसके बाद बीइंग है कि नॉन बीइंग है, इस तरीके से आप मीनिंग क्या देख रहे हैं, ये मीनिंग डिफर्ड होती जा रही है। डिफरेंस का एक कॉन्सेप्ट है कि एक पोस्टपोन होता है, मीनिंग हमेशा पोस्टपोन होती है। तो मेन आइडिया यही है कि जो सेंटर है वो कभी फिक्स रहता ही नहीं है। जो कोई फिक्स सेंटर नहीं होता है तो मीनिंग हमेशा चेंज होती रहती है। इसको ही उन्होंने प्ले का कॉन्सेप्ट था। डिफरेंस के थ्रू प्ले का कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसको डेरिडा ने प्ले कहा। अब जब ये भरोसा लोगों का टूटा, क्योंकि स्ट्रक्चरलिस्ट तो मानते थे कि एक सेंटर होता है और उस सेंटर के अराउंड ही सारी ट्रुथ रिवील करते थे, अपनी थियरीज देते थे। तो स्ट्रक्चरिस्ट की जो बात थी वो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म ने तोड़ दी। एक तरीके से डेरिडा की इस इंट्रोडक्शन ने, इस ऐसे ने तोड़ दी। तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में आते हैं हम लोग। अब इसका एक टूटता है, इनका जो पहले का जो एक तरीके से थियरीज था वो टूटता है। तो एक ऐसा मोमेंट जब लोगों को एहसास हुआ कि सेंटर लैंग्वेज के बाहर एग्जिस्ट नहीं करता। डेरिडा ने ये प्रूव किया कि सेंटर जो है वो लैंग्वेज के बाहर एग्जिस्ट नहीं करता। जो सेंटर की बात आप कर रहे हैं, जिसको आप मानकर अपनी थियरीज दिए जा रहे हैं, वो लैंग्वेज का ही पार्ट है, वो लैंग्वेज सिस्टम के अंदर ही आता है। कोई नई चीज़ आप नहीं बता रहे हैं। अगर आप कुछ बता रहे हैं तो वो लैंग्वेज के अंदर आता है। इस रियलाइजेशन से पुराना सिस्टम टूट गया और हमें समझ आया कि सेंटर कोई असली चीज़ नहीं थी, बल्कि हमने खुद लैंग्वेज के जरिए एक ऐसी चीज़ बना दी थी जिसे हम बार बार बोल रहे हैं कि ये सेंटर है और इस पे हमारी थियरीज दी जा रही है। तो डेरिडा ने उसको तोड़ा। ठीक है। अब आते हैं हम लोग ब्रिकलेज और इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट पे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे में डेरिडा ने बहुत बार क्लॉड लेवी स्ट्रॉस को निशाना बनाया है, जो कि एक स्ट्रक्चरलिस्ट थे। तो ब्रिकलेज क्या है और इंजीनियरिंग क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब इंजीनियर ये वो इंसान है जो बिल्कुल नया और परफेक्ट टूल बनाता है। ठीक है, मतलब एक नया टूल बनाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हम लोग, साइंटिस्ट की तरह होता है, ठीक है, कुछ नया इन्वेंट करता है। मगर डेरिडा कहते हैं कि कोई कुछ नया इन्वेंट कैसे कर सकता है, वो उस लैंग्वेज
सिस्टम के अंदर से ही कुछ चीजें लेगा, तोड़ेगा, मरोड़ेगा और उसको नया बनाने की बता देगा कि ये चीज बन गई है। डेरिडा कहते हैं कि इंजीनियर एक मिथ है, क्योंकि कोई भी इंसान लैंग्वेज और हिस्ट्री से पूरी तरह बाहर नहीं निकल सकता। वो जब भी कुछ बताएगा आपको, या तो वो उस लैंग्वेज सिस्टम का पार्ट होगा, वो हिस्ट्री का पार्ट होगा, उसी में से आपको कुछ चीजें बताएगा। इसी तरीके से ब्रिकलर, ब्रिकलर क्या है? ब्रिकलर वो इंसान है जो जुगाड़ करता है, मतलब जो भी टूल्स हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है कि जो भी टूल्स हैं, ये एक रियलिस्टिक बात लगती है। इंजीनियर वाली बात रियलिस्टिक नहीं लगती है कि आपने कुछ ऐसी चीज इन्वेंट कर दी जो एकदम नहीं है। एकदम नहीं कैसे इन्वेंट कर सकते हैं आप लैंग्वेज सिस्टम से बाहर निकल के कोई भी पूरा चीज लैंग्वेज और हिस्ट्री के पूरी तरह से बाहर निकल के कुछ एक्स्ट्रा इन्वेंट ही नहीं कर सकते। बट ब्रिकलर क्या है? ब्रिकलर एक वो इंसान जो जुगाड़ करता है, जो पुराने टूल्स को यूज करता है, पुराने आइडियाज को, पुराने कॉन्सेप्ट्स को मिलाता है, जुलाता है और उन्हीं से काम चलाता है और कुछ इन्वेंट करता है और समझाने की कोशिश करता है। अब हम आएंगे अपोरिया के कॉन्सेप्ट पर। तो अपोरिया का कॉन्सेप्ट भी डेरिडा ने इसमें दिया है। तो अपोरिया के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमको इंसिस टैबू का एग्जांपल समझना होगा, जो कि इस एसे में दिया गया है। अब अपोरिया जो है वो है क्या? वो है ग्लिच इन स्ट्रक्चर, ऐसे समझ सकते हैं आप एक वर्ड में कि स्ट्रक्चर में एक ग्लिच है। ठीक है, इसको मैं बाद में समझाता हूँ, पहले आप देखिए कि है क्या। तो जो लेविस्टॉस थे, उन्होंने कहा, लेविस्टॉस ने कहा कि वो एक स्ट्रक्चरलिस्ट थे पहली बात, और स्ट्रक्चरलिस्ट आप जानते हैं कि बाइनरी में मानते हैं। तो किस तरीके से वो बाइनरी को बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया करते थे, मतलब कि एक चीज़ गलत है तो दूसरी चीज़ सही होगी, और अगर बैट नहीं है तो कैट होगा, कैट नहीं है तो बैट होगा, इस तरीके की बातें किया करते थे। तो उन्होंने नेचर और कल्चर को अलग अलग रखा, बाइनरी में रखा। तो नेचर और कल्चर जब बाइनरी में आ गया, मतलब नेचर और कल्चर को बाइनरी में रख दिया उन्होंने, तो इस एक एग्जाम्पल की वजह से डेरिडा ने उनको घेरा। उन्होंने कहा कि इंसिस टैबू के एग्जाम्पल की, कि इंसिस टैबू जो है वो आपने देखा होगा कि नेचर में भी प्रोहिबिटेड है, और कल्चरली किसी कल्चर में, पूरी दुनिया में कोई भी कल्चर है उसमें इंसिस टैबू मैक्सिमम कल्चर्स, मतलब मैक्सिमम 99.9% में इंसिस टैबू एक तरीके से प्रोहिबिटेड है। तो जिस तरीके से नेचर और कल्चर दोनों में इंसिस टैबू प्रोहिबिटेड है, और इसको लेविस्टॉस डिफरेंशिएट नहीं कर पाए। जिस तरीके से उन्होंने नेचर और कल्चर को डिफरेंशिएट किया था, मगर इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाए कि ऐसा क्यों। इसका एग्जांपल उन्होंने नहीं बताया, उसका एग्जांपल उन्होंने डिस्कस नहीं किया, इसको छोड़ दिया। बट इस बाइनरी को जो उन्होंने सबके लिए, मतलब सब सारे आंसर्स दिए, सारे लॉजिकली दिए, नेचर नहीं है तो कल्चर होगा, कल्चर नहीं हुआ तो नेचर होगा, मगर इस बाइनरी को वो आंसर नहीं कर पाए और ये नहीं बता पाए कि ये चीज़ नेचर और नेचर और कल्चर दोनों में प्रोहिबिटेड क्यों है। इस पर डेरिडा ने उनको घेर दिया। उन्होंने कहा कि भाई ऐसे बताइए कि नेचर और कल्चर का जो आप बाइनरी है, जिसको आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो यहाँ तो टूट गया। इसी को उन्होंने कहा कि जब हम किसी लॉजिक चीज़ों का लॉजिकली जवाब नहीं दे पाते और एक डेडलॉक की सिचुएशन में आ जाते हैं, माने कि एक लॉजिकल डेडलॉक जहाँ पर कॉन्सेप्ट खुद ही डिस्ट्रॉय कर देता है अपने फाउंडेशन को, उसे कहते हैं हम लोग अपोरिया। तो आपने इस चीज़ को समझा होगा कि अपोरिया क्या है। अपोरिया एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है या जो फाउंडेशन है वो अपने कॉन्सेप्ट को खुद ही डिस्ट्रॉय कर देता है, एक डेडलॉक सिचुएशन में आ गया। तो आप बाइनरी का यूज़ करके आप चीज़ों को समझा रहे थे जो स्ट्रक्चरलिस्ट थे, मगर जब डेरिडा ने इस इंसिस टैबू वाला एग्जांपल को उठाया तो वो फेल हो गया कि नेचर और कल्चर दोनों में प्रोहिबिटेड है, और नेचर और कल्चर को जब आप बाइनरी में रख रहे हैं, बाकी चीज़ें तो एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। तो इस तरीके से अपोरिया के कॉन्सेप्ट को आप याद रख सकते हैं। आई होप कि मैंने कोशिश की है कि आपको समझ आए चीज़ें, जितना आसान हो सकता था मैंने करके बताया। सो आप अपोरिया को इस तरीके से भी रख सकते हैं कि जैसे कि मैंने कहा कि ग्लिच इन स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में ये ग्लिच है, तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, होप कि हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।